Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School, and today our topic is Chapter 7 Security to the Contemporary World, meaning आज के समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो आज के विश्व में, आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री अपने आप को किन पॉइंट्स को लेकर सिक्योर फील करती है, उसके पास ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि जिससे वो अपने आप को सिक्योर फील करे, उन पॉइंट्स को ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है सिक्योरिटी को लेकर है, तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी कि खतरे से आजादी ही सुरक्षा है। जब किसी कंट्री को ये पता है कि उसके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो वो सिक्योरिटी है। नेक्स्ट आता है नोशन ऑफ सिक्योरिटी। नोशन ऑफ सिक्योरिटी में देयर आर टू टर्म्स, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत सुरक्षा। तो इसको ट्रेडिशनल क्यों कहा गया? बिकॉज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लेकर हर कंट्री पहले से ही अवेयर था। इसमें जो भी पॉइंट्स आते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लेकर हर कंट्री में अच्छी अच्छी प्लानिंग की जाती है, अच्छा खासा बजट स्पेंड किया जाता है। सो इन पॉइंट्स को लेकर हर कंट्री पहले से ही अवेयर थी, इसलिए इसको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोला गया। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में भी टू नोशंस हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल थ्रेट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल थ्रेट को। एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या होती हैं? एक्सटर्नल मीन्स बाहरी। तो जब किसी कंट्री को किसी बाहरी कंट्री से अटैक की कोई डर होता है, तो वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर आता है। जब उसे डर होता है कि कोई अदर देश की कंट्री की आर्मी उस पर अटैक कर सकती है, तो वो एक्सटर्नल थ्रेट में माना जाता है। एक्सटर्नल थ्रेट के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें मिलिट्री थ्रेट। तो मिलिट्री थ्रेट क्या है? यानी कि सैन्य आक्रमण। जब किसी कंट्री के ऊपर उसको ये डर होता है कि उस पर कोई मिलिट्री अटैक होने वाला है, तो उसे एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई अदर देश की कंट्री किसी देश पर आक्रमण कर देती है, तो उसे मिलिट्री थ्रेट कहते हैं। और इसके अंदर जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो भी सफर करते हैं। ये नहीं है कि केवल उस देश की आर्मी को ही टारगेट किया जाता है, कॉमन पीपल्स भी इसके अंदर थ्रेट होते हैं। और मिलिट्री थ्रेट के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वहां की जमीन पर कब्जा करना और वहां पर अपनी पसंद की सरकार को स्थापित करने की कोशिश करना, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश करना। सो मिलिट्री थ्रेट के कोई भी रीजन हो सकते हैं, और ये एक्सटर्नल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिलिट्री थ्रेट। नेक्स्ट आता है चॉइसेस अगेंस्ट थ्रेट, यानी कि जैसे कि अगर मान लो कोई कंट्री किसी देश पर आक्रमण कर देता है, तो वो कंट्री अपने आप को कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकता है। उसके पास 3 चॉइसेस होती हैं। नंबर 1 टू सरेंडर, नंबर 2 टू प्रिवेंट, नंबर 3 टू डिफेंड। टू सरेंडर, सपोज करो कोई वीक कंट्री है और उस पर कोई पावरफुल कंट्री अटैक कर देती है, तो जब वो कंट्री बिना उससे युद्ध लड़े सरेंडर कर देती है, आत्मसमर्पण कर देती है, जब उसे पता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है कि अगर वो चाहे भी तो अपनी रक्षा कर सके, तो वो सरेंडर कर देती है और इस तरीके से वो अपने आप को डिस्ट्रक्शन से बचा सकती है। तो ये है टू सरेंडर। नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट, यानी कि युद्ध को रोकना। तो युद्ध को कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि जो युद्ध हैं, जो वॉर्स हैं, दोनों पार्टीज के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर नहीं आते हैं। तो टू प्रिवेंट के लिए क्या कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट? जैसे कि उसे पता है, उसे संभावना नजर आ जाती है कि कोई भी कंट्री उस पर अटैक करने वाला है, तो वो रिस्पॉन्स में दिखाती है कि वो भी रेडी है वॉर के लिए। तो वो कोई अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है, अपना जो सैनिक अभ्यास है, मिलिट्री प्रैक्टिसेस हैं, वो स्टार्ट कर सकती है। तो इससे कि जो सामने वाली कंट्री है उसको पता चल जाएगा कि सामने वाला देश रेडी है वॉर के लिए। तो इस तरीके से युद्ध को रोका जा सकता है। ये एक तरीके की धमकी होती है सामने वाले देश के लिए। नेक्स्ट आता है टू डिफेंड। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कोई कंट्री किसी देश पर आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है, तो अब उसके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, वो युद्ध रोक नहीं सकता अब। तो उसके पास क्या रास्ता है अपनी सिक्योरिटी के लिए कि वो अपनी सुरक्षा करे, वो अपने वेपन्स अच्छे से यूज़ करे, उसके पास जो मिसाइल्स हैं उनका अच्छे से यूज़ करे, और सामने वाले देश का जो कोई भी ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए उसने उस पर अटैक किया है उसको रोक सके।
तो स्टूडेंट्स, ये 3 तरीके हैं जिनके द्वारा कोई भी कंट्री अपने आप को बाहर के अटैक से सुरक्षित कर सकती है, जिनको अपनाकर टू सरेंडर, टू प्रिवेंट एंड टू डिफेंड। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर इन हिंदी शक्ति संतुलन। मान लो कोई कंट्री है छोटा सा और उसके जो नेबर कंट्री हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं। हो सकता है कि अब प्रेजेंट में वो उसके लिए थ्रेट ना हो, लेकिन फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता, फ्यूचर में कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको पहले से ही अपने आप को पावरफुली उनके बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो इतना अपने आप को डेवलप करे कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सके। और वो कैसे कर सकता है? जब वो बैलेंस ऑफ पावर करेगा, यानी कि शक्ति संतुलन करेगा, अपने आप को उस लेवल पर जो कि उसके नेबर कंट्रीज हैं, जिनसे उनको भविष्य में फ्यूचर में डर हो सकता है, उनके बराबर अपने आप को लेकर आए। सो दैट इज बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट आता है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस मीनिंग गठबंधन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? यूएसए एंड यूएसएसआर 2 पावर सामने आई थी उभर कर, तो उन्होंने भी अपने अलायंसेस बनाए थे, जैसे कि यूएसए ने सीटो, नाटो, और जो यूएसएसआर था उसने वार्सा पैक्ट बनाया था। तो ये अलायंसेस थे। इसमें क्या होता है कि मान लो एक बड़ा कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन छोटे छोटे कंट्रीज उसको कम्पीट नहीं कर सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में वो क्या करे कि अलायंसेस बनाए, सभी मिलकर एक यूनिटी करें, और ऐसा जो है रिटन फॉर्म में होता है, और उसमें ये एग्री किया जाता है कि अगर इनमें से इस ट्रीटी के जो भी मेंबर हैं, अगर किसी भी एक कंट्री पर कोई भी आक्रमण होता है, कोई भी अटैक होता है, तो इसका रिस्पॉन्स सभी कंट्रीज मिलकर देंगी इसका जवाब। तो ये होता है अलायंस बिल्डिंग। तो इस तरीके से भी वो कोई भी कंट्री अपने आप को सिक्योर कर सकती है। तो हमने अब ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसके एक्सटर्नल पॉइंट्स को डिस्कस किया कि किस तरीके से कोई भी कंट्री अपने आप को सिक्योर कर सकती है अगर उसे कोई बाहरी आक्रमण से कोई खतरा होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? सपोज करो कोई भी कंट्री एक्सटर्नली स्ट्रोंग है, उसने अपने आप को बाहर से ढांचा उसने इतना मजबूत बनाया है, इतना स्ट्रोंग किया है कि उस पर कोई कंट्री अटैक नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो इंटरनली स्ट्रोंग नहीं है, वो डेवलप्ड नहीं है, उसके अंदर वहां पर पीस नहीं है, पीस मेंटेन नहीं है, तो क्या वो सिक्योर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आता है कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स क्या होता है? सांप्रदायिक दंगे। जैसे कि हम न्यूज़पेपर्स में डेली पढ़ते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, सिख मुसलमानों के दंगे हो गए। तो कम्युनल राइट्स के कारण क्या होता है? कोई भी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे वहां पर वायलेंस हो जाता है, काफी हिंसा भड़क जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि उस कंट्री के अंदर पीस मेंटेन नहीं रहती है, और अगर पीस मेंटेन नहीं रहेगी तो वहां की गवर्नमेंट को इनसिक्योरिटी फील होती है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो इंटरनली सिक्योर नहीं है कोई भी कंट्री अगर वहां पर कम्युनल राइट होते हैं तो। नेक्स्ट आता है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स में हम समझते हैं इसका मीनिंग जातीय संघर्ष से। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम श्रीलंका का। श्रीलंका में कि जैसे 2 ग्रुप पाए गए जिनके कारण कि हमेशा सिविल वार होते रहते थे। जैसे कि एक मेजोरिटी ग्रुप था सिंगलीज का और एक माइनॉरिटी ग्रुप था तमिल्स लोग थे, और इनमें सिविल वॉर काफी बार समय पर होते रहे हैं, जिसके कारण वहां पर पीस डेवलपमेंट ये चीजें नहीं हो पाई। और सिविल वार के अंडर अगर कोई बाहर की फॉरेन कंट्री उनको सपोर्ट करती है तो ये काफी बड़ा रूप ले सकते हैं। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स भी किसी देश की, किसी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी चीजें नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सेपरेटिस्ट मूवमेंट में हम क्या लेंगे? मान लो माइनॉरिटीज पीपल हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनके अंदर सेपरेटिस्ट की फीलिंग्स आ जाती हैं कि उनको अलग से एक कंट्री दिया जाए, वो अपनी कम्युनिटी का वहां पर डेवलपमेंट कर सकें। तो ये भी किसी देश की यूनिटी के लिए अच्छा नहीं होता, वहां उस देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये पॉइंट्स हमने रीड किए कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से क्यों कहा गया। हम एक बार ओवरऑल रिव्यू करते हैं इस चीज को लेकर।
ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी देश जो है इन बातों को लेकर पहले से ही अवेयर था, इसलिए इसको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोला गया। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में की टू नोशंस हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स जब किसी देश को बाहरी आर्मी से कोई डर होता है तो वो एक्सटर्नल के अंडर आता है, और मिलिट्री थ्रेट इसका मेन पॉइंट है। इसके बाद चॉइसेस अगेंस्ट थ्रेट, जब उसे खतरा महसूस होता है तो वो 3 पॉइंट्स को अडॉप्ट करके अपने आप को सिक्योर कर सकता है कोई भी कंट्री। सरेंडर करके, टू प्रिवेंट युद्ध को रोककर, टू डिफेंड अपनी सुरक्षा करके। इसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पावर, अपने आप की शक्ति संतुलन करे। जो उसके नेबर कंट्रीज हैं या जिस कंट्री से भी उसको डर है आगे फ्यूचर के अंदर, उनके बराबर लेवल का होने की कोशिश करे, बैलेंस ऑफ पावर करे, अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करे, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करे। तो ये सब पॉइंट आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पावर के अंदर। नेक्स्ट आता है अलायंस बिल्डिंग। कोई कंट्री ज़्यादा वीक है, छोटा है, तो वो अलायंस बिल्ड करे, जिसके कारण वो अलायंस जो है बड़े लेवल पर वर्क कर सकते हैं, सामने जो बड़ा कंट्री है उसको compete कर सकते हैं ये अलायंसेस सभी मिलकर। अगर अकेला रहकर कोई कंट्री अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो ये आते हैं एक्सटर्नल थ्रेट के अंदर ये पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि किसी देश के अंदर हो जाते हैं, जैसे कि कम्युनल राइट्स, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर हमने श्रीलंका का एग्जांपल लिया। उसके बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जैसे कि यहाँ पर हम कश्मीर का एग्जांपल ले सकते हैं। समय समय पर कश्मीर को अलग करने की मांग उठती रही है, पाकिस्तान ने भी इसको यूएनओ में काफ़ी बार रेज किया है इस पॉइंट को। नेक्स्ट आता है अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट भी बोला जाता है। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अभी थोड़े टाइम से ही सरकार की नॉलेज में, गवर्नमेंट्स की नॉलेज में ये पॉइंट्स आए हैं। पहले कोई भी गवर्नमेंट इन पॉइंट्स को लेकर ज्यादा अवेयर नहीं थी, इसलिए इनको न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट कहा जाता है, या फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी बोला जाता है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, हाँ जी, तो इसके अंदर क्या आता है कि जैसे हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मेनली हमने रीड किया कि उसमें हमें मिलिट्री थ्रेट होता है, तो हम यहाँ ये रीड करने वाले हैं कि कोई भी कंट्री है जो वहां के पीपल्स मारे जाते हैं, वो सिर्फ मिलिट्री अटैक से ही नहीं मारे जाते हैं, और भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण वहां के लोग मारे जाते हैं और वहां पर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। सो उन पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। टेररिज्म नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एक मेन पॉइंट है। क्या है टेररिज्म? इसमें क्या होता है कि कोई भी जो आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए वायलेंस यूज करते हैं। जैसे कि इस 9/11 का एग्जांपल ले सकते हैं हम, अमेरिका का एक बड़े लेवल पर अटैक किया गया टेररिस्ट के द्वारा वहां पर, और वहां की अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर भी जो अटैक हुआ था वो भी एक टेररिस्ट अटैक था। ये टेररिस्ट जो हैं क्या करते हैं, किसी क्राउडेड एरिया पर बॉम्ब प्लांट कर देते हैं या प्लेन हाईजैक कर लेते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। सो ये जो प्रॉब्लम है टेररिज्म, एक वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है, और ये किसी एक कंट्री के लिए थ्रेट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट है टेररिज्म। सो इसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए सभी कंट्रीज को मिलकर, और कोई भी कंट्री को मतलब कि टेररिस्ट को अपने यहाँ कोई भी जगह नहीं देना चाहिए, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहिए टेररिज्म को। नेक्स्ट आता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मीनिंग मानवाधिकार। यूएनओ में ह्यूमन राइट्स को लेकर टाइम टू टाइम काफी डिस्कस चलते रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि एक ह्यूमन को अपने हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए कुछ राइट्स की जरूरत होती है, जिससे कि वो डिग्निटी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते, जैसे कि पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट्स। सो अगर ये राइट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन या पीपल्स किसी भी कंट्री के सिक्योर नहीं होंगे। अगर पीपल्स ही सिक्योर नहीं है, अपने आप के अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आएगी उनके अंदर, तो कोई भी कंट्री अपने आप को, अगर वहां के पीपल ही मतलब कि सिक्योर नहीं है तो वो कंट्री सिक्योर कैसे हो सकता है? तो ह्यूमन राइट्स में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि हर कंट्री के सिटीजन्स के पास ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, जिनसे कि वो अपना आपको स्ट्रेंथन कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, और पीपल्स या सिटीजन्स डेवलप होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, तो वो कंट्री भी डेवलप होगा, सिक्योर होगा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पॉवर्टी। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल पर बात कर रहे हैं कि ग्लोबल पॉवर्टी क्या है। ग्लोबल पॉवर्टी का एक तो मेन रीजन है पॉपुलेशन का बढ़ना।
जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके अंडर क्या हो रहा है कि पर पर्सन इनकम लो होती जा रही है, कम होती जा रही है, और मोस्टली ये अंडर डेवलप कंट्रीज के अंडर ही हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिवीजन है वो भी कम होता जा रहा है और पर पर्सन इनकम भी कम होती जा रही है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने वो इस बात में सक्सेस रहे हैं कि वो अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल रखते हैं, जिसके कारण उनकी पर पर्सन इनकम बढ़ती है और डेवलप होते हैं। तो ये होता है ग्लोबल पॉवर्टी, जिसके कारण पॉपुलेशन के कारण जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है। अब इस पॉवर्टी के कारण क्या होता है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम आती है सामने। माइग्रेशन कैसे, क्या होता है माइग्रेशन मीनिंग कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। जब कोई कंट्री जब किसी कंट्री से कोई भी व्यक्ति दूसरे कंट्री को मूव करता है या कंट्री के अंदर ही कोई पर्सन एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है, वो माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन क्यों किया जाता है? टूरिज्म रीजन से भी हो सकता है, बिजनेस पर्पज से भी हो सकता है, या फिर वेल एजुकेशन के लिए हो सकता है, या फिर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए माइग्रेशन हो सकता है। ये होते हैं कि हम चाहकर माइग्रेशन करना चाह रहे हैं। कई बार पॉइंट्स होते हैं कि अनविलिंगनेस, यानी कि अपनी बिना इच्छा के ही माइग्रेट करने की मुसीबत आ पड़ती है। जैसे हम म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहां की सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे कि जो रोहिंग्या मुसलमान थे उन्होंने अपने कंट्री को छोड़ना पड़ा, ये कह सकते हैं मजबूरी के कारण उनको माइग्रेट करना पड़ा वहां से। सो माइग्रेशन के कारण एक जो प्रॉब्लम सामने आती है वो है एपिडेमिक्स, यानी कि महामारियों का फैलना। माइग्रेशन होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो अपने साथ बीमारियां भी लेकर जाते हैं। जैसे कि हम करंट में फेस कर रहे हैं कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम को। कोरोना वायरस कहा जाता है कि चाइना से फैला है। सो ये माइग्रेशन का ही एक हम रिजल्ट देख सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पर ये जो एपिडेमिक्स है, महामारी है, ये फैल गई है। तो ये हेल्थ अगर एपिडेमिक्स आ जाते हैं तो भी ये सब पॉइंट्स जो है सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से थ्रेट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए या वर्ल्ड लेवल पर। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंडर हमने पॉइंट्स को रीड किया है, ये मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लिए है, ग्लोबल लेवल पर है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है जो हमने अब रीड किया है, स्टडी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, और फिर आप बुक टू बुक जब लाइन टू लाइन स्टडी करते हो तो आपको वो पॉइंट अंडरस्टैंड हो जाते हैं। सो रीड दिस चैप्टर, लर्न दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक्स, और अंडरस्टैंड करोगे आप इस चैप्टर को, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के थ्रू। और हैव ए नाइस डे।